हेलो एंड गुड इवनिंग गाइस, दिस इज सुनील कृष्णा अगेन ऑन डॉट 24/7। आ जाइए, ह्यूमन डेवलपमेंट का हम लोगों को लास्ट टॉपिक खत्म करना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट चैप्टर 1 में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो ह्यूमन ज्योग्राफी था, हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। चैप्टर नंबर 2 हम लोगों ने जो कंप्लीट किया वो वर्ल्ड पॉपुलेशन है, उसके सारे लेक्चर्स कंप्लीट है। अब हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 उठाया, जिसमें मैंने अभी तक 3 लेक्चर्स दिए। तीनों लेक्चर्स में हम लोगों ने जो पढ़ा, आइए उसका रिवीजन करके आज चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन डेवलपमेंट का लास्ट स्टेज टच करेंगे। आज कंक्लूजन क्लास होगी, इसको हम एनसीईआरटी से भी देखेंगे और पीडीएफ से भी देखेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं। हम लोगों ने पहली क्लास में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा और उसके डिटेल्स फैक्ट्स देखे। लेक्चर 2 में हम लोगों ने 4 पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़े, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। लेक्चर नंबर 3 में जो हम लोगों ने पढ़ा वो पढ़ा अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। 4 अप्रोचेस होते हैं। सबसे ओल्डेस्ट जो है वो इनकम अप्रोच है, वेलफेयर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जिसमें ह्यूमन को सेंटर पे रखा जाता है। बेसिक नीड्स अप्रोच या मिनिमम नीड्स अप्रोच भी इसको कहते हैं। इसको ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इंट्रोड्यूस किया। हम लोगों ने इसके बारे में 6 पॉइंट्स पढ़े और इन्हीं तीनों का सार निकालकर अमर्त्य सेन ने कैपेबिलिटी अप्रोच डाला, जिसको बेस माना गया। वो 3 पॉइंट्स थे, कौन कौन से, तो बताएंगे कि सर वो हेल्थ है, एजुकेशन है और क्या है, एक्सेस टू रिसोर्सेस। इन्हीं को ध्यान में रखकर जो भी चीजें बनाई गई बना दी गई। अब इसके बाद अब जो हमारा लेक्चर शुरू होता है वो हमारा लेक्चर शुरू होगा लेक्चर नंबर 4, जो फाइनल कंक्लूजन होगा इस चैप्टर का। इसमें हम देखेंगे कि डेवलपमेंट को नापने के लिए अलग अलग देशों ने अलग अलग लेवल पर अपने अपने अप्रोचेस दिए, अपने अपने पिलर्स बनाए, उसको नाप लिया। तो अब किसको कितनी मार्किंग दी जाती है, 0 से लेके 1 तक में मार्किंग दी जाती है, किसकी क्या रैंक है, क्या ह्यूमन डेवलपमेंट के अलावा ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स भी निकालना जरूरी है। क्योंकि अगर हम बीमारी को डायग्नोसिस नहीं करेंगे, हमें बीमारी ही नहीं पता चलेगी, हमें पॉवर्टी का पता ही नहीं चलेगा, तो हम इलाज किस चीज का करेंगे। तो इसलिए क्या ह्यूमन पॉवर्टी निकालना जरूरी है। क्या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और पॉवर्टी इंडेक्स पूरे सभी देशों पर लागू होते हैं। जो देश पहाड़ों पर हैं, जो देश एग्रीकल्चर नहीं करते, जो देश व्यापार नहीं करते, जो देश धर्म पर आधारित हैं, क्या वो ह्यूमन डेवलपमेंट या ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स से नापे जाने चाहिए। क्या ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जैसी कोई एक और यूनिट आ गई है डेवलपमेंट नापने की अलग देशों के लिए। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से लेवल पर किस डाटा के अनुसार भारत की जो है वो विश्व में स्तर में ह्यूमन डेवलपमेंट की क्या रैंकिंग है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब हमारा जो टॉपिक होगा वो टॉपिक बहुत ईजी है। हमारा टॉपिक क्या है तो मैं बता दूं, हमारा टॉपिक है मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट सेलेक्टेड इंडिकेटर्स, कि भैया ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए क्या इंडिकेटर्स होते हैं। तो बताएंगे 90 में महबूबुल हक ने ह्यूमन डेवलपमेंट को नापने का एक इंडेक्स बनाया और ये इंडेक्स वर्ल्ड वाइड लेवल पर UNDP ने फैलाया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर करता है प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री, कि भैया कोई देश प्रोग्रेस कर रहा, डेवलप हो रहा कि नहीं। तो बताएंगे कौन से 3 डायमेंशंस, तो कैपेबिलिटी वाले ही 3 डायमेंशंस। कौन कौन से, हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेस। तो यही बेसिक डायमेंशंस ह्यूमन डेवलपमेंट के माने गए, जिसको अमर्त्य सेन ने जुड़ाया। इसीलिए कहा जाता है कि महबूबुल हक और अमर्त्य सेन, इन्हीं दोनों को श्रेय जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को निकालने का। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है। 3 मुख्य बेसिक डायमेंशंस हैं। एक तो हेल्थ है, हेल्थ मतलब इम्यूनिटी पावर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितना जी रहे, बीमार नहीं है, प्रोटीन खाते हैं, स्वस्थ रहते हैं। एजुकेशन, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, एडल्ट लिटरेसी रेट क्या है, कितने लोग स्कूल जा रहे हैं, उसको हम एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन ही आपको पावरफुल बनाएगी और उसके बाद जब आप पावरफुल बन जाएंगे तो आपको जॉब मिलेगी। जॉब ही आपकी क्या है, एक्सेस टू रिसोर्सेज। जॉब से जो पैसा आएगा वो पैसे से आपकी परचेजिंग पावर बनती है। तो एक्सेस टू रिसोर्सेज का मतलब होता है परचेजिंग पावर। इन्हीं 3 इंडेक्सेस को ध्यान में रखकर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाली जाती है। कहते हैं कि इनको रैंकिंग के आधार पर भी दिया जाता है, 0 से लेके 1, जैसे बाइनरी नंबर होता है वो जो 0 के पास है। अब अगर आप पूछेंगे कि सर ये तो 2 ही नंबर है, मान लीजिए इंडिया को 1 दे दिया गया और बाकी देश को 0 दे दिया गया, तो बाकी लोगों को क्या दिया जाएगा। तो मैं बता दूं कि इसको डेसिमल प्रोसेस से निकाला जाता है, डेसिमल के 3 डिजिट तक।
0.000 से शुरू होता है और ये 0.100 तक जाता है। अगर मैं कहूं कि 0.000 के आगे वाली डिजिट क्या है तो पाएंगे 0.001 है, एकदम नकारा देश है। 0.002 ऐसे ऐसे करते करते पॉइंट ऐसे करके आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, मेरी बात समझे? तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 में भी कई डिजिट्स, तो अलग अलग 200-300 देश हैं पूरे विश्व में, उन सबको अलग अलग रेटिंग देने के लिए 0 से लेके 1 के बीच में रेटिंग दी जाती है। जो 0 के नजदीक है वो फ्लॉप पिछड़ा देश है, जो 1 के नजदीक है वो कौन सा देश है? ताकि 0.9 है किसी के पास और 0.1 है किसी के पास, तो कौन सा देश ज्यादा डेवलप्ड है? 0.9 1 के करीब पड़ता है, इसीलिए कौन सा ज्यादा विकसित देश माना जाएगा? 0.9 वाला। और 0.1 जो है वो 0 के करीब पड़ता है, इसलिए वो अविकसित, अल्प विकसित या विकासशील माना जाएगा। तो इस तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालने के लिए दो ही रैंक निकालने के लिए 2 ही डिजिट सफिशिएंट है। और उनकी यूनिट क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालने की वर्ल्ड वाइड? जो महबूबुल हक और अमर्त्य सेन ने निकाली, तो बताएंगे किसे 3 है, हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सेस। आगे अब तीनों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा देख लिया जाए कि आखिर क्या है ये। ठीक है, सभी तैयार हो? एक झलक देखो, 1 मिनट पढ़ो इसको। चलो ठीक है, सबने देख लिया, एक आइडिया लगा, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सभी ध्यान दीजिएगा, हेल्थ का मतलब होता है कि आप स्वस्थ हैं, अच्छा खा पी रहे हैं, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, रफस सब आपके शरीर में जा रहा, कार्बोहाइड्रेट एंड एवरीथिंग इज देयर इन योर बॉडी। इसका मतलब अच्छा खा रहे हैं, मतलब अच्छा कमा भी रहे होंगे। हेल्दी है मतलब साफ जगह रह रहे होंगे, उसी में सब आ गया। हेल्थ कहने के पीछे अमर्त्य सेन ने बहुत सोचा, ऐसे नहीं हेल्थ बोल दिया। हेल्दी कब होगा? जब मानसिक रूप से भी आप स्वस्थ रहेंगे, किसी तरह का प्रेशर नहीं, किसी तरह की जो है वो नहीं, तो हेल्दी में आ गया। समझते चलना इसको। और हेल्दी रहेंगे तो लंबा जिएंगे, तो इसलिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी अच्छी हो गई। ठीक है, मेरी बात समझे? एज अ बर्थ इज चोजन इज इन इंडिकेटर टू एक्सेस द हेल्थ। समझे मेरी बात? समझे? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, स्वास्थ्य, साफ सफाई, ये सब चीजें उसमें इंक्लूडेड हो गई, ऑटोमेटिक हो गई। अच्छा खा रहे हैं तो हेल्थ रखा, इसलिए उन्होंने कि किसी भी देश का अगर डेवलपमेंट नापना है तो हेल्थ बहुत जरूरी। दूसरा, इट इज चोजन एज एन इंडिकेटर बिकॉज हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी प्रोवाइड्स द पीपल अ ग्रेटर चांस ऑफ लिविंग लॉन्गर। अगर अच्छी हेल्थियर लाइफ हो तो लंबा जिएंगे तो अच्छे प्लान्स होंगे, अभी जगह घूमने जा सकते हैं, परिवार के साथ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे तो ज्यादा दिमाग काम करेगा, पैसे भी कमा लेंगे। मैं तो कह रहा हूँ हेल्थ ही सब कुछ है। हेल्थ है तो दिमाग अच्छा है, दिमाग अच्छा है तो एजुकेशन के लिए वो ओके, हेल्थ है तो स्वस्थ हो तो मेहनत करोगे तो पैसे कमा लोगे, सफिशियंट है वो। इसलिए उन्होंने सबसे पहले ऊपर उसको हेल्थ पर रखा।
फिर आते हैं भाई एजुकेशन। केवल हेल्दी रहने से तो काम होगा नहीं। मैं कह रहा हूँ मैं खूब खाता हूँ, बढ़िया मस्त रहता हूँ, ठीक, खूब एक्सरसाइज करता हूँ, लेकिन इससे घर चल जाएगा? इससे मेरे बाकी सपने पूरे हो जाएंगे? नहीं। उसके लिए मुझे एजुकेशन चाहिए, हायर लेवल एजुकेशन चाहिए, बेसिक्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, ठीक है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और टेक्निकल, जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन, तरह तरह की एजुकेशन चाहिए मुझे। अब एजुकेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एडल्ट लिटरेसी रेट बढ़ानी पड़ेगी कि भैया केवल क्लास 6 से लेकर 12 तक पढ़कर जॉब नहीं मिल रही है आजकल। हमें एडल्ट की लिटरेसी रेट बढ़ानी है जो 18 साल के ऊपर है, और 12 के बाद से ये आप शुरू करते हैं। तो एडल्ट लिटरेसी रेट मतलब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी बहुत से लोगों को ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो पर ध्यान देना पड़ेगा कि वो कॉलेज, यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल जा रहे कि नहीं जा रहे। अगर हम एजुकेशन अच्छी कर दें, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, 20 लोगों से मिलना, 20 तरह की चीजें पढ़ना, लिटरेचर, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, तो 4 लोगों के सब्जेक्ट से 4 चीजों को मिलकर 4 चीजें सीखने से आदमी का दिमाग ऑटोमेटिक तेज होगा। और जब दिमाग तेज होगा, एजुकेशन मिलेगी, 20 तरह के माहौल में रहेंगे, 20 लोगों से मिलेंगे, 20 किताबें पढ़ेंगे, तो खुद ब खुद ज्ञान आएगा और हम एजुकेशन के दम पर कुछ ना कुछ अर्निंग भी शुरू कर देंगे। अर्निंग एजुकेशन से ही होती है, सभी जानते हो आजकल, इसलिए सब पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ ही लोग हैं जो कम एजुकेटेड हैं, लेकिन उनके बैकग्राउंड में उनके दादाजी इन लोगों ने बिजनेस बना कर दिया है, तो वो कर ले जाते हैं। लेकिन एजुकेशन तो हर जगह जरूरी है, क्योंकि एजुकेशन आपको स्मार्टनेस देगी, नई नई टेक्नोलॉजी समझने के लिए एजुकेशन, भाषा समझने के लिए एजुकेशन, ट्रिक्स, टिप्स, बिजनेस खड़ा करने के लिए एजुकेशन, मैनेजमेंट का एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट का एजुकेशन, शेयर मार्केट का एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का एजुकेशन। एजुकेशन केवल एजुकेशन पढ़ाई नहीं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी या केवल यही पढ़ रहे हैं, नहीं, हर चीज की टेक्नोलॉजी की एजुकेशन। तो एजुकेशन में वो सब चीजें आ गई। इसमें 2 पॉइंट्स मुख्य रूप से लाई गई। पहला कि भैया ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बहुत हाई होना चाहिए, क्योंकि भैया ज्यादातर बड़े लोग पढ़ेंगे, बच्चे पढ़कर कोई अर्निंग नहीं कर पाएंगे, इसलिए एडल्ट लिटरेसी रेट हाई होनी चाहिए। और दूसरा, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में बच्चों का एडमिशन होते रहना चाहिए, वो दिखना चाहिए कॉलेज में। अगर आप कभी कोई डेवलपमेंट की लिस्ट मांगे तो दिखा सके कि देखो इतने प्रतिशत बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं। आइए, तीसरा चीज जो है, मैं कहता हूं कि एक्सेस टू रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब दुनिया में इतनी चीजें उपलब्ध हैं, क्या आप सब खरीद लेते हैं? क्या आपके पास एप्पल का मोबाइल है? क्या आप एप्पल का आईपैड है? क्या आप कभी प्लेन, हेलीकॉप्टर में बैठे हैं? क्या आप दुनिया के सारे देश घूम लिए हैं? क्या आपने दुनिया की सारी चीजें उपयोग में ले ली? क्या आपने कभी नहीं सोचा कि हमें वो सब चीजें करनी चाहिए, एक ही जिंदगी मिली है? तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? ना तो हेल्थ, ना तो एजुकेशन। हेल्थ और एजुकेशन से जो मिला वो था पैसा। तो परचेजिंग पावर, वो भी यूएस डॉलर में। अगर आपके सीयूईटी के एग्जाम में पूछ दे कि परचेजिंग पावर को क्या कहेंगे, तो देंगे सर पैसे को परचेजिंग पावर कहते हैं। कोई भी चीज हम रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं कब? जब हमारे पास पैसा हो। जब पैसा हो तो कोई बात ही खत्म, हम डेवलप खुद ब काउंट हो जाएंगे। क्योंकि हमें क्या चाहिए बताओ? घर में सोफा नहीं, स्मार्ट टीवी नहीं, ठीक है, तो हम पैसे से लेकर आएंगे। हेल्थ से कैसे आएगा? एजुकेशन से कैसे आएगा? तो हमें तीसरा टारगेट हमारा क्या है? एक्सेस टू रिसोर्सेज। उसके लिए परचेजिंग पावर, वो भी यूएस डॉलर में कंसिडर की जाएगी। वीक हो जाता है रुपए हमेशा वीक कंसिडर कर लिया जाता है। तो इसलिए हमें अपनी परचेजिंग पावर करने के लिए पैसे की भी जरूरत है। देखिए लास्ट में घूमकर ये लेकर आए वही चीज। शुरू में अप्रोचेस में बताया था कि इनकम ये सबसे बेसिक और सबसे पहला, सबसे ओल्डेस्ट वो माना जाता है इनकम का साधन। बाद में इसको काटा गया, फिर वेलफेयर को काटा गया, फिर बेसिक्स को भी काट कर कैपेबिलिटी में लास्ट में लेकर ही आए वो एक्सेस टू रिसोर्सेज। बिना पैसे के डेवलपमेंट नहीं नापी जा सकती। तो फाइनली उन्होंने बताया कि देखो ह्यूमन डेवलपमेंट नापने के यही 3 पिलर्स हैं, हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सेज। इन्हीं 3 चीजों के दम पर सब होगा। मेरी बात समझ गए? याद रखिएगा इसको हमेशा से। और एक्सेस टू रिसोर्सेज, परचेजिंग पावर डॉलर में होती। और अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अब हमने नापनी शुरू कर दी। अप्रोचेस, चारों अप्रोचेस को ध्यान में रखकर, 3-4 पिलर्स को ध्यान में रखकर, और ये 3 पॉइंट्स अमर्त्य सेन को ध्यान में रखकर हम लोगों ने 0 से लेके 1 के बीच में सबको रैंकिंग देनी करी। और हम लोगों ने ये कंट्री लेवल पर कंपैरिजन पढ़ा कि भैया इंडिया और बाकी देशों का क्या वो है। तो पहले ये जानेंगे कि क्या ये जो 3 चीजें दी हमने, हेल्थ दिया, एजुकेशन दिया और एक्सेस टू रिसोर्सेज दिया, इसको वेटेज कितना मिलना चाहिए? तो बताएंगे इक्वल वेटेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने हेल्थ पर 50% कह दिया और इनको 25-25 बांट दिया, ऐसा कुछ नहीं। या फिर पैसा ही सब कुछ है, 70% पैसा, बाकी 15% हेल्थ और एजुकेशन। नहीं, हमें 50-50% मतलब इक्वल सबको, 1/3, 1/3, 1/3
33% इसको, 33% इसको और 33% इसको हमने बांट दिया कि इक्वल वेटेज भी होना चाहिए ह्यूमन डेवलपमेंट का। ऐसे नहीं ह्यूमन डेवलपमेंट निकाल देंगे कि सबको केवल पैसा ही या केवल हेल्थ ही या केवल एजुकेशन ही, नहीं, ये तीनों चीजों को इक्वल वेटेज दिया हम लोगों ने 1/3 के बेसिस पे। The Human Development Index is a sum total of the weightage aligned to all these 3 dimensions. इन्हीं तीनों dimensions का अगर हम बोलेंगे हमें मान लो इंडिया का डेवलपमेंट निकालना है तो हम उसकी हेल्थ देखेंगे कि हेल्थ तो यार बहुत ही डाउन है, तो क्या हम इसको डाउन मान लेंगे? नहीं। देखेंगे एजुकेशन बढ़िया है और परचेसिंग पावर भी बढ़िया है, तो इसको कितना परसेंट दिया गया? 66% दिया गया। हेल्थ डाउन थी इसलिए 33% काट दिया गया। इनमें से कोई भी एक डाउन होगा तो 33% काट देंगे। तो मतलब मेरे कहने का मतलब कि तीनों का इक्वल वेटेज है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि कोई ज्यादा कम नहीं है, यही समझाना चाहता था मैं। इज दैट क्लियर? अगर हम कहें द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वुड बी हायर इफ स्कोर इज मोर क्लोज टू 1, अगर 0 से 1 के बीच में 1 के पास अगर मार्क्स मिल रहे हैं किसी देश को इन तीनों वेटेज के आधार पर, तो वो ज्यादा डेवलप्ड है। और अगर हम कहें कि एक कंपनी को मिल रही है 0.983 जो कि 1 के बहुत करीब है, तो इस तरह की जो है वो देश को हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में रखेंगे। लेकिन किसी देश को 0.2 के करीब में 0.268 मिला तो जो कि 0 के करीब है, तो इसको हम किस में रखेंगे? तो वेरी लो ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में रखेंगे। जो 1 के करीब है वो ज्यादा डेवलप्ड माना जाएगा और जो 0 के करीब है उसको कम डेवलप्ड माना जाएगा। मेरी बात समझे? फिर से मैं रिपीट कर दूं, आज हम लोगों ने वर्ल्ड वाइड लेवल पर कंट्री के कंपैरिजन के बेसिस पर ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, इसके मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ा, हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू पावर की डिटेलिंग करी। यही 3 चीजों के आधार पर हम इसको रैंकिंग देते हैं। रैंकिंग देने के लिए हम 0 से लेके 1 के बीच में उनको मार्क्स देते हैं। जो 0 के करीब है वो पिछड़े देश हैं, जो 1 के करीब है वो अच्छे देश में काउंट किया जाता है। मेरी बात सभी को समझ आई? आइए अब हम कैटेगरी भी डिवाइड कर देते हैं, देख लेते हैं कि कितने पार्ट्स में बटा है। देख लीजिएगा, तो बता रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ द ह्यूमन स्कोर। तो बताएंगे कि भैया कंट्रीज विथ वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन कौन से आते हैं। तो बताएंगे कि जो भी 0.8 के ऊपर हैं ये वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आएंगे। लेकिन जो 0.701 से 0.799 के बीच में आते हैं, ठीक है, इनको हाई में रखा जाएगा, वेरी हाई में नहीं। ठीक है। और अगर हम बोलें कि कंट्रीज जो कि 0.550 और 0.7700 के बीच में आती है तो ये मीडियम रेंज में आती है, और उससे भी नीचे होगा तो 0.550 अर्थात 0.549, उससे एक कम से भी नीचे आती है, इससे भी लेस आती है, वो बहुत ही लो ह्यूमन डेवलपमेंट में चला जाता है। तो इस तरीके से 4 कैटेगरीज इसकी डिवाइड करी गई। मेरी बात समझे? अब इसके अलग अलग डाटाज देखिए, 2023 के डाटा क्या कहते हैं, 2022 के डाटा क्या कहते हैं, 21 के डाटा क्या कहते हैं, 20, 19 और 18 लगभग 6 साल पुराने डेटाज याद रखिए। चेक करिए कि 2018 में इंडिया की पोजीशन क्या थी, 19 में इंडिया की पोजीशन क्या बढ़ी घटी, 20 में क्या हुआ, 21 कोरोना टाइम में क्या हुआ, फिर कोरोना के बाद क्या हुआ और अभी के सिनेरियो में क्या चल रहा है। तो भारत की पिछले 6 साल की पोजीशन रैंक देखिए, ऊपर नीचे हुई, कितनी हुई, कहां हुई, कैसे हुई। तो ये काम आपका है। और ये 4 कैटेगरीज, वेरी हाई, हाई, मीडियम और लो। फिर से मैं इसको समझा दूं। वेरी हाई में आता है 0.8 के ऊपर, केवल हाई में आता है 0.701 से 0.799 तक। मीडियम में क्या आता है तो बताएंगे 0.550 से 0.700 तक। और अगर हम पूछेंगे वेरी लो में क्या आ जाता है तो बताएंगे सर 0.549 से लेस, कोई भी उससे नीचे चला जाए, 0.3 हो जाए, 0.4 हो जाए, 0.523 हो जाए, 0.1 हो जाए, 0.0 हो जाए, तो इसको हम किस में रखेंगे, वेरी लेस। तो इस तरीके से हमने क्या किया, कंट्री का क्लासिफिकेशन इसके बेसिस पर देख लिया। अब हम लोग मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट देखेंगे, कुछ इसके मिथ्स एंड फैक्ट्स।
कुछ हम देखेंगे ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस क्या होती है और ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स क्या होता है। इन दोनों चीजों के बारे में भी चलिए हम लोग एक झलक पढ़ लेते हैं। सभी तैयार हो? आर यू गाइज रेडी? ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स क्या होता है तो बताएंगे ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स इज एन अनदर मेजर विच इज एसोसिएटेड विद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। देखो भैया, अभी जैसा कि मैंने बताया था कि केवल अच्छाई देखकर देश के डेवलपमेंट को बताना गलत है। बुराई भी, मतलब उसकी कमियां, पॉवर्टी, स्कैंटीनेस, डेस्टिट्यूशन, उसकी कमियां, उन सारी कमियों को भी देखिए और देखकर पहचानिए कि क्या कमियां हैं, उसको सुधारने में लगाए। एक डॉक्टर के पास पेशेंट आता है तो डॉक्टर पेशेंट से ये नहीं पूछता कि सब तुम अच्छाई क्या क्या है तुम्हारे अंदर, ठीक है, ये पूछता है कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, तुम्हारे अंदर पेट और सब सही है ये नहीं बताते, जाकर सीधे हम क्या करते हैं, टू द पॉइंट बताते हैं कि सर सर दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहा है, पेट में दर्द है, ठीक है, किडनी में दर्द है, जो भी टू द पॉइंट बुराई बताएंगे तभी तो उस पर इलाज चलेगा। तो इसी चीज को ध्यान में रखकर देश का एक प्रोग्नोसिस डायग्नोसिस किया गया। पता चला अल्ट्रासाउंड में, एक्सरे में ये दिखा कि ये वाली प्रॉब्लम है, ये गरीबी। तो गरीबी का एक इंडेक्स है, गरीबी को नापने का एक तरीका है। जब हम नापेंगे तभी तो देखेंगे कि इसको कैसे सही करें। जब हम एक्सरे निकालेंगे देखेंगे कौन सी हड्डी टूटी है, तभी तो उसके बारे में जो है वो रिपेयरमेंट के बारे में बात होगी। तो इसीलिए देश में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तो डेवलप हुआ ही हुआ, एक पॉवर्टी इंडेक्स भी डेवलप हुआ। ये कहता क्या है कि अनदर मेजर विच इज एसोसिएटेड विद द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये ह्यूमन डेवलपमेंट का दूसरा पहलू है। किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो इट मेजर्स द शॉर्टफॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट, कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा, उसके बारे में स्टडी को पॉवर्टी इंडेक्स कहते हैं। कंसिडर्ड एज ए नॉन इनकम मेजर, ये पैसे से संबंधित नहीं होती। इसको कैसे नापा जाता है तो बताएंगे कि लगभग 40 साल के लोग सरवाइव कर रहे हैं, नॉट सर्वाइविंग टिल द एज ऑफ 40। अगर कोई उस समाज में 40 साल से नीचे 40 साल तक भी लोग नहीं पहुंच पा रहे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसका मतलब पॉवर्टी की वजह से, खा नहीं रहे, स्वस्थ नहीं होंगे। एडल्ट लिटरेसी रेट अगर डाउन है तो मतलब पॉवर्टी की वजह से। द ह्यूमन नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर, जिनको पानी नहीं मिलता, और नंबर ऑफ द स्मॉल चिल्ड्रन हु आर अंडर वेट, जिनकी कुपोषण के शिकार हैं, माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, इनको क्वाशरकोर और मैरस्मस नामक खतरनाक बीमारियां हुई, उनको ठीक से खाना पीना, स्वस्थ पानी नहीं मिलता, पढ़ाई का शिक्षा ज्ञान नहीं मिलता, और वो अपनी पूरी जिंदगी 40 साल भी नहीं पहुंचा पाते, किसी न किसी बीमारी से या किसी चीज में मर जाते। तो इस 4 पिलर्स को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने शॉर्टफॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट का भी एक सेक्शन निकाला, जिसको हमने ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स का नाम दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अनलाइक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स इज मोर रिलीविंग ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। ये ज्यादा डिटेल में बताता है देश के बारे में। जितना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नहीं बताएगा, उतना उसकी पॉवर्टी इंडेक्स बता देगी कि ये देश कैसा है। बट टुगेदर बोथ द मेजर्स प्रोवाइड अ क्लीन पिक्चर ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। लेकिन ऐसा नहीं है कि हेड अगर सिक्के में आया तो टेल की कोई वैल्यू नहीं, हेड और टेल दोनों को जोड़कर ही एक सिक्का बनता है। अगर हम कभी बोले एक कॉइन कब बनेगा, देश का डेवलपमेंट कैसे निकाला जाएगा, तो केवल पॉजिटिव चीजों को ही नहीं, निगेटिव फैक्टर्स को भी ध्यान में रखते हुए। तो यही चीज बोल रहा है कि केवल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ही नहीं, इसका दूसरा वर्जन, इसका दूसरा वेरिएंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बजाय ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स भी होता है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, जब डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात आई तो कुछ देश कहे कि यार पॉवर्टी भी निकालो। हम कह रहे हैं डेवलपमेंट किसके लिए निकाल रहे हो? जो डेवलप्ड देश है ना, मान लो 200 में से 50 डेवलप्ड है, बाकी 150 देश तो पॉवर्टी पर चल रहे हैं ना, तो पॉवर्टी इंडेक्स भी निकालो। तो 150 देशों को बात में रखा गया कि हाँ यार इनकी पॉवर्टी पर भी वर्कआउट करना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया, इनकी पॉवर्टी पर वर्कआउट किया। मेरी बात समझे? पॉवर्टी का इंडेक्स निकालने के लिए 4 बुलेट पॉइंट्स मैंने आपको बताए। अब मैटर क्या हुआ कि ये बात बताओ, कुछ देश हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, कुछ देश हैं वो धर्म को लेकर चलना चाहते हैं, जैसे तिब्बत, भूटान, नेपाल। चलो नेपाल थोड़ी सी अर्थव्यवस्था में घुस गया, लेकिन तिब्बत और भूटान ये तो पूर्ण रूपेण धार्मिक देश हैं। इनके यहाँ कोई लैंड या कोई जमीन तो है नहीं, इनके यहाँ एग्रीकल्चर तो है नहीं, ट्रांसपोर्टेशन की उतनी सुविधा है नहीं, क्योंकि ये लोग ये मानकर चलते हैं कि हम बुद्ध धर्म या जैन धर्म अपना लिए, हमको सुबह उठकर मेडिटेशन करना है, लकड़ी काटनी है, ठीक है,
और उसके बाद फिर दोपहर को मेडिटेशन करना है, शाम को मेडिटेशन करना है, फल फूल खाना है, जंगली चीजें खानी है, ठीक है, हम खुश रहें। हम यही डिसाइड किए जिंदगी में, इसलिए हम जैन धर्म स्वीकार रहे थे। तो अब मुझे बताइए, क्या हम इनको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स के नापेंगे? तो ये तो कहीं नहीं स्टैंड करेंगे, क्योंकि इनके पास तो कुछ है ही नहीं हमारी वो तीनों चीजें। न तो इनको एजुकेशन की जरूरत है, ये पढ़ने भी नहीं जाते, इनको धार्मिक शिक्षा चाहिए। अब बताओ, भूटान में लोगों को धार्मिक शिक्षा चाहिए, इनको खाने के लिए केवल फल फूल चाहिए, ठीक है। अब बताओ, इनको एजुकेशन की जरूरत नहीं, हेल्थ इनका स्वस्थ है, ठीक है, लेकिन हेल्थ में तो बहुत चीजें आ जाती। अब बताओ, डेवलपमेंट के लिए एक्सेस टू रिसोर्सेज, ये लोग पैसे का कोई यूज नहीं करते, तो क्या हम इनको जो है एकदम किनारे कर दें, दरकिनार कर दें कि ये डेवलप नहीं है, ये अंडर डेवलप्ड है, अनडेवलप्ड है? नहीं। अब इस तरह के देशों को नापने के लिए भी आपको तीसरा मेजर अपनाना पड़ेगा। सबसे पहला मेजर हमने अपनाया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दूसरा मेजर अपनाया ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। फिर देखा कि कुछ ऐसे भी देश हैं जो इन दोनों पर नहीं उतर रहे खरे, तो उनकी, लेकिन फिर भी वो खुश है। यार, एक बौद्धिस्ट आदमी सुबेरे भिक्षाम देही करके हाथ में कटोरा लेके निकला और शाम तक में जितना मांग के लाया खाया और खुशी खुशी सोया। कोई दुख नहीं उसको जिंदगी में कि हमारे पास टीवी नहीं, फ्रिज नहीं, कार नहीं, फ्लाइट नहीं, नेट नहीं और ये सब चीजें नहीं, वो खुश है। तो क्या वो डेवलप्ड नहीं है वो देश? इसीलिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स के अलावा तीसरा मेजर ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की खुशी ही सब कुछ है, उसके बेसिस पर तीसरा देश उभर कर सामने आया। वन एंड ओनली देश भूटान है जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स नहीं करता, वो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस निकालता है। और ऐसे और भी देश अब इसको फॉलो करके आने वाले हैं कि हाँ, हमें भी ऐसी ही हैप्पीनेस वाली चाहिए। अब ऐसे समझो, मेरे एक चाचा है किसान, उनका खेत है छोटा सा, उनको उसी में जो है सब्जी उगा देते हैं, उसी में अनाज उगा देते हैं, एक जो छोटी सी गाय है, ठीक है, उसी से दूध निकाल लेते हैं, और वहां पर चाची हैं, गांव में रहती। अब बताइए मुझे, वो सुबह उठते हैं, सब्जी बोए हुए, सब्जी निकाले, लेकर गए घर, अनाज काटते हैं, लेकर गए घर, पकाए, दूध निकाले गाय का, दूध दुहे, मक्खन बनाए, पनीर बनाए, खाए, दोपहर में बढ़िया से खटिया लगाकर, चारपाई लगाकर सो रहे हैं। और फिर शाम को जो है वो हा ही हुआ, खाए पिए, और उसी को थोड़ा बहुत बेचकर मार्केट में, मंडी में वो पैसे कमा लेते हैं, उससे अपना जो है थोड़ा बहुत घर और भी बनवा लिया, अच्छा पक्के उनके भी लगवा लिए, एसी लगवा लिए, अब वही खुश, उसी में खुश है। फिर से वही रूटीन, सुबह उठा, खाए पिए, मस्ती किए, सो गए, फिर सुबह उठे, खाए पिए, मस्ती किए, सो गए। क्या वो दुखी है? क्या वो अनडेवलप्ड है? वो सेटिस्फाइड है जिंदगी में। अगर वो सेटिस्फाइड है तो इसका मतलब कि और कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। तो क्या उनको हम अंडर डेवलप्ड कहेंगे या अनडेवलप्ड कहेंगे? तो बोलेंगे नहीं। ठीक है, तो मेरी बात समझ गए? मतलब एक आदमी जो चारपाई लगाकर खेत में सो रहा है, रिलैक्स्ड है, वो भी डेवलप है। तो मतलब छोटे स्तर पर अगर हम आए तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का उतना रोल नहीं होगा। ठीक है, मेरी बात समझ गए सभी? क्लियर है? चलिए, ओके। तो आगे की क्लास देखी जाए।
शुरू करें। तो ये हुआ हमारा ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। अगर कभी आपसे कोई पूछे कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस में भैया कौन सा देश आता है, तो बताएंगे भूटान। इसने इस वजह से अपने सस्टेनेबिलिटी अप्रोच और होलिस्टिक डेवलपमेंट को ध्यान में रखकर, होलिस्टिक समझते हो, पवित्रता के आधार पर, धार्मिक रियलिकनेस के आधार पर, सस्टेनेबिलिटी की। हमारे पूर्वज भी खुश थे, कुछ नहीं था उनके पास, और हमारे आने वाली जनरेशन भी इसी धर्म को अपनाकर खुश है। जितना ये धर्म ने हमें दिया उतना सफिशिएंट है, बाकी हमें नहीं चाहिए। तो इसको ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के नाम से मेजर किया गया। कंट्री की प्रोग्रेस ऐसे भी नापी जा सकती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि यार ये तो नई चीज सीखने को मिल गई। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, 0 से लेके 1 तक की रैंकिंग, ठीक है, ये सारी चीजों को ध्यान में रखकर हम लोगों ने क्या किया, और लास्ट में वेरी हाई, फिर मीडियम और लो के बारे में पढ़ा। एक पॉइंट और हम देखना चाहेंगे, इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, कि भैया इंटरनेशनल लेवल पर क्या विश्व, भारत या अन्य देश कहां स्ट्रगल करते हैं। तो आइए देखते हैं, इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट गिवन इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स, दीज कैन बी एनालाइज्ड एज। आइए देखते हैं क्या है। तो बताएंगे कि भैया देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट विद द साइज ऑफ द टेरिटरी और द पर कैपिटा इनकम। कभी ये मत सोचिए कि जितना बड़ा देश होगा, उसका एरिया ज्यादा बड़ा है तो उसकी डेवलपमेंट ज्यादा होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। या कभी ये मत सोचिए कि एक व्यक्ति है जो यहाँ पर कैपिटा इनकम, इसकी प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है तो ये डेवलप्ड होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। मेनी टाइम्स, कई बार ऐसा होता है कि इट इज सीन दैट स्मॉलर कंट्रीज प्रोग्रेसेस हायर रैंक, कि भैया उन बड़े देश नहीं, जो छोटे देश हैं, जिनका एरिया कम है, जिनकी पर कैपिटा नेशनल इनकम भी कम है, वो ज्यादा अच्छी रैंक पर होते हैं, ज्यादा समृद्ध होते हैं, ज्यादा डेवलप्ड होते हैं। ऐसा भी देखा गया है, ठीक है। Likewise, relatively poorer nations secured higher rank। ऐसा भी देखा गया है कि एक देश बहुत समृद्ध है, दूसरा वाला कम समृद्ध है, लेकिन ये नीचे वाली रैंक पर है, ये ऊपर वाली रैंक पर है। ये ज्यादा समृद्ध है, ये कम, जबकि ये कम टेक्नोलॉजी, कम डेवलप्ड, कम अर्थव्यवस्था की दौर से गुजर रहे थे, लेकिन ये ज्यादा स्वस्थ डेवलपमेंट में माने गए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि भैया जो ज्यादा अमीर है उसका एरिया ज्यादा होगा, टेक्नोलॉजी ज्यादा होगी, पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगी, या फिर वो पैसे वाले होंगे, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है कैलकुलेशन के तरीकों पर और उनकी हैप्पीनेस पर, इसलिए इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपके अंदर कहीं ये भ्रम ना आ जाए कि अच्छा एरिया, उनका बड़ा घर है इसलिए वो सुख। बहुत से बार होता है कि महलों में रहने वाले भी लोग दुखी हैं, और बहुत बार होता है कि झोपड़ी में रहने वाला आदमी भी सुखी है। तो यही चीज कॉन्सेप्ट यहाँ पर वो बता रहा है। मेरी बात समझे? आगे अब हम फाइनल टच कर दें, क्या क्या मिथ्स हैं उसके बारे में, और उसके बाद फिर हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट। तो बताएंगे, द इंटरनेशनल कंपैरिजंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट शोज अस दैट पीपल ऑफन टेंड टू ब्लेम लो लेवल्स ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट ऑन कल्चर, रिलीजन एंड अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। बहुत बार ये लोगों ने देखा, बहुत बार ये लोग करते भी हैं, ऐसा सोचते हैं कि भैया इस धर्म के लोग ज्यादा डेवलप्ड हैं, इस धर्म के लोग कम डेवलप्ड हैं। इस चीज को लेकर बहुत बारी लोगों के मन में गलत भावना आ जाती। इंटरनेशनल कंपैरिजन में अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट में देखें तो कुछ लोगों को लगता है कि अंग्रेज लोग, क्रिश्चियन लोग बड़े अमीर होते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि बौद्ध लोग बड़े गरीब होते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को लगता है कि हिंदू ज्यादा विकसित हैं, कुछ लोगों को लगता है कि मुस्लिम लोग कम विकसित हैं, ठीक है, या इसका उल्टा, ठीक है। तो इसको लेकर गलत भावना है, उसी को मिथ बोलते हैं, जो कि गलत है। ऐसा नहीं होता। किसी पर्टिकुलर रिलीजन, धर्म को लेकर या पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये ज्यादा डेवलप्ड है। नहीं, हो सकता है कोई मुस्लिम समाज का बंदा है, बहुत अमीर हो, और उसी समाज का बंदा है, बहुत गरीब हो सकता है किसी हिंदू समाज का बंदा है, अंबानी, बहुत अमीर हो सकता है हिंदू समाज का बंदा है, किसान, बहुत मजदूर, बहुत गरीब हो। तो धर्म से इसको नहीं जोड़ते, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज और भी कई फैक्टर्स होते हैं, उनसे जोड़ा जाता है। सच बिलीव्स आर मिसलीडिंग एंड रियलिटी को ये मिसलीड करते हैं और गलत अफवाहें उड़ाते हैं। देयर आर अदर फैक्टर्स विच कीप्स अ कंट्री इन द लो एसडीआई लिस्ट। बहुत से और भी फैक्टर्स हैं जो मिथ्स एंड उसमें आते हैं, और भी क्या है,
पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन द सोशल सेक्टर। बहुत से देश इसलिए भी अविकसित रहते हैं, लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में चले जाते हैं, क्योंकि वहां की सरकार ध्यान नहीं देती। नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ की सरकार राजनीति, कूटनीति, अन्य चीजों में उलझी हुई रहने के कारण वहां के लोगों को ध्यान नहीं देती, सोशल सेक्टर पे ध्यान नहीं देती, स्कूल नहीं बनवाती, रोड्स नहीं बनवाती, लोगों के खेलने के लिए पार्क नहीं बनवाती, बच्चों के डेवलपमेंट, बड़ों के डेवलपमेंट के लिए अनाथ आश्रम एंड एवरीथिंग, ये सब चीजें नहीं खर्चा करते। तो बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर पर भी डिपेंड करती है कि वो देश डेवलप्ड है या नहीं। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन कंट्री, अब जहां पर पॉलिटिकल दंगे हो रहे हैं, राजनीति खेली जा रही, आपस में जो है वो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो लड़ रही हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रही हैं, पैसे का खरीद फरोख्त हो रहा है, एमएलए खरीदे बेचे जा रहे हैं, पॉलिटिक्स जो भी नेता चुने गए साल भर से ज्यादा नहीं टिक रहे, भाग जा रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, निकाल दिए जा रहे हैं, मार दिए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी हमारे देश में डेवलपमेंट को बहुत प्रभावित करती हैं। अमाउंट ऑफ द फ्रीडम पीपल हैव, सबसे बड़ी बात चाइना ने गूगल बैन किया है, टिकटॉक बैन किया है, पबजी बैन किया है, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस चाइना ने बैन किए हैं, वो अपने गवर्नमेंट के एप्लीकेशन से चलाने देते हैं। नॉर्थ कोरिया, इनके लोगों को फ्रीडम है ही नहीं, और फ्रीडम ही नहीं तो वो सारी डेवलपमेंट व्यर्थ होती है, बेकार हो जाती है। इसलिए याद रखिएगा, फ्रीडम भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, इसकी वजह से भी कोई भी देश डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड में काउंट किया जाता है। कंट्रीज विद हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स which places these countries with a high। क्यों? देखो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कोई भी देश लो ह्यूमन डेवलपमेंट की लिस्ट में क्यों आता है, इन 3 कारणों से। कोई भी देश हाई डेवलपमेंट क्यों आता है, कारण है उसके पीछे मोर इन्वेस्टमेंट इन द सोशल सेक्टर्स, गवर्नमेंट वहां की ज्यादा पैसे खर्चा करती है, सबको फ्रीडम मिलती है, किसी भी तरह का पॉलिटिकल टर्मोइल या इनस्टेबिलिटी नहीं है, वहां पर सब कुछ खुशहाल है, सब लोग स्वस्थ हैं, खुश है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज इक्विटेबल, सारे लोगों को बराबर तौर से जो है रिसोर्सेज बांटा गया है, छोटा बड़ा अमीर गरीब भेदभाव ऊंच नीच ये सब नहीं होता। प्लेसेस विद द लोअर लेवल ऑफ द डेवलपमेंट हैव द फॉलोइंग रीजन। अब कहीं पर कमी, किसी भी देश में कम डेवलपमेंट है, उसके पीछे क्या है, मोर स्पेंडिंग ऑन द डिफेंस एंड कंपेयर्ड टू सोशल सेक्टर्स। बहुत सी सरकारें होती हैं कि उनको लगता है कि अपनी आर्मी पे खर्चा कर दो, बम बना दो, हथियार बना दो, सैटेलाइट भेज दो चांद में, तो वो डेवलपमेंट है, तो उसको हम डेवलपमेंट नहीं कहते, गलत है, ठीक है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी या दंगे प्रसाद है ना, इनकी वजह से भी वो देश तबाह हो जाता है, सरकार की वजह से, वो आर्मी की वजह से, वो रक्षा विभाग की वजह से वो देश तबाह हो जाता है। ठीक है, मेरी बात समझे? आप खुद सोचिए कि जितना रक्षा विभाग पर हम खर्चा करते हैं, सैटेलाइट बनाते हैं, नासा, इसरो, नहीं डीआरडीओ और तरह तरह की मिसाइल्स, बंदूक, तोप, गन, नहीं ये सब चीजें, और प्लस सैटेलाइट भेजना, चंद्रयान, ये वो इतना खर्चा कर रहे हैं, सोच करोड़ों अरबों रुपए, उसकी वजह से क्या हो सकता है, मोर स्पेंडिंग ऑन डिफेंस की वजह से भी क्या होता है, सोशल सेक्टर पे करना चाहिए। घर, स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, यूनिवर्सिटी बनाओ, रोड बनाओ, ठीक है, पब्लिक की पार्क बनाओ, ये सब ऐसी चीजें बनाओ जिससे लोगों का मन मस्तिष्क शांत रहे, तो वो दिमाग चले। इनएबिलिटी टू इनिशिएट एक्सेलरेटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इन्हीं उनके अंदर उतनी इकोनॉमिक समझ नहीं होती, वो दूरदर्शी नहीं होते, अच्छे नेता नहीं होते, और वो आगे अन्य देशों से कंपेयर करके अपने आप को डेवलप नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो पीछे रह जाते। एंड भी ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं। अब आपका अगला चैप्टर शुरू होगा, बट अभी मुझे बताओ, इतनी सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी, बात समझ में आई? हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आगे एनसीईआरटी से भी एक झलक देख लेते हैं। हम लोगों ने देखा ह्यूमन डेवलपमेंट हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है, चारों अप्रोचेस पढ़ लिए थे। इसके बाद अब हम लोगों को पढ़ना था ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, जिसमें मैंने बताया कि ये हैप्पीनेस को लेकर भूटानीज लोगों ने जो है सबसे पहली बात स्पिरिचुअल लाइफ को फोकस करते हुए, ठीक है, कल्चरल लाइफ को फोकस करते हुए अपने आप को डेवलप्ड दिखाया। मटेरियल थिंग्स पर ज्यादा फोकस नहीं करते ये लोग हैप्पीनेस, सिंप्लिसिटी और इन सारी चीजों पर, स्पिरिचुअल चीजों पर ज्यादा फोकस करके अपने आप को डेवलप्ड दिखा दिया इन्होंने, ठीक है। इंटरनेशनल कंपैरिजन में हम लोगों ने देखा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई जिस देश का एरिया ज्यादा बड़ा हो या पर कैपिटा नेशनल इनकम हो वही ज्यादा डेवलप्ड होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसके लिए मैंने एग्जाम्पल भी दिया, जैसे श्रीलंका, त्रिनिडाद और टोबैगो हैव अ हायर रैंक देन इंडिया। इंडिया श्रीलंका बहुत बड़ा है, बहुत डेवलप्ड है, इनकम सोर्सेज भी हैं, लेकिन ये उस रैंक पर नहीं है जिस रैंक पर श्रीलंका हमसे ज्यादा ऊंचा। क्यों?
जैसे इंडिया केरला परफॉर्म्स मच बेटर देन पंजाब। अब इंडिया के अलग अलग, इंडिया में कुछ पंजाब है और केरला है। पंजाब में 5 नदियां बहती हैं, अच्छी जगह है, अच्छी पोजीशन है। केरला इधर साउथ में उतना डेवलप भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी ज्यादा अच्छी रैंकिंग। ऐसा क्यों? तो उसके पीछे रीजन है, ठीक है, कि भैया जरूरी नहीं है कि कोई एक फिक्स जो है पॉइंट हो। खैर, बाय द वे हम लोगों ने देखा वेरी हाई, हाई, मीडियम और लो, 8, 7 से 8 के बीच में, इतने से इतने और इतने के बीच में जो भी आते हैं, कितने देश हैं वो देख जाओ। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट जो है वो बदल गया है, ये 2013 का डाटा दे रहा है। याद रखिएगा हम लोगों ने क्या पढ़ा, 10 ऐसे देश हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में सबसे ऊपर है। नॉर्वे हमेशा ऊपर रहता है किसी भी डाटा की बात करें तो। ये डाटा जो है वो 2014 है। मैंने कहा कि आपको 2018 से लेके 2023 तक का डाटा याद करना है। ये एनसीईआरटी लुक बस दिखा रहा हूं, ठीक है, मेरी बात समझे। नई एनसीईआरटी देखोगे तो बहुत सारी चीजें उसमें और ऐड मिलेंगी और फाइनली ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो एक झलक अपनी नई एनसीईआरटी से पढ़िए। मैंने पीडीएफ से बहुत अच्छे से सारे टॉपिक्स को फैक्ट के साथ समझाया है। नई एनसीईआरटी पढ़िए, उसको अंडरलाइन करिए, अंडरलाइन करके उसको समझिए। कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो मुझसे पूछिए। ये फाइनल आज आप लोगों का चैप्टर कंक्लूड कर दिया मैंने, एंड खत्म, ठीक है। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी गॉट इट? चलो, ओके।